यही होगा रिएक्शन। तो यहाँ पर कौन से आयंस बच जाएंगे सॉल्यूशन में? SO4 किसी भी सेक्शन में नहीं है। ओके, इज इट ओके? तो एनोड पर आपका क्या होगा, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड पे कॉपर आयंस आर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर। अच्छा, यहाँ पर सॉल्यूशन में आपकी किसकी एक्सेस हो गई? जिंक आयंस की। ठीक है, इस केस में जब कॉपर आयंस तो सॉल्यूशन में आ गए, तो सॉल्यूशन में किसकी एक्सेस हो गई? सल्फेट आयंस आर इन एक्सेस इन द सॉल्यूशन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉपर आयंस यहाँ चले गए तो सॉल्यूशन में बचा सल्फेट आयंस। तो सॉल्यूशन के पास कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिवली चार्ज। नाउ व्हाई क्वेश्चन कम्स, व्हाई एनोड इज टेकन एज नेगेटिव? So anode is taken as negative because it develops a positive potential, it develops a negative potential with respect to solution. सॉल्यूशन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन्स पहले रॉड पर आएंगे, जिंक आयंस इलेक्ट्रॉन्स पहले रॉड पर आए फिर यहाँ से यहाँ चले गए, तो रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव। So this is the reason that anode is taken as negative because it develops a negative potential with respect to the positively charged solution. Now similarly, cathode here is taken as positive. Why it is taken as positive? Because it develops a positive potential with respect to negatively charged solution. आपको मैंने यही बताया कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज है? सॉल्यूशन इज गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा टिल्ट किया, ठीक है। सॉल्यूशन के ऊपर इस केस में आ गया नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस है, और ये जो कॉपर आयंस है ये कहां पर आए? पहले रॉड पर आए, रॉड से तो इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। So in this case, anode is negative and cathode is positive. So this is the working of an electrochemical cell, which में हमने लिया था salt bridge. I have already told you the purpose of the salt bridge. Is it okay? अच्छा, अब आपका एनोड पर भी पोटेंशियल है, कैथोड पर भी पोटेंशियल है। इसकी फर्दर डिटेल्स आपकी क्लास 12th में है, लेकिन छोटा सा टॉपिक बता रही हूँ। अब आपकी एक सीरीज होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये नहीं विजिबल है, मैं ये रब करके करा रही हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ इन द, ये रिएक्शंस रब कर रही हूँ मैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, it is a series in which various electrode potentials are arranged, various electrode potentials are arranged in decreasing order. It is a series in which various electrode potentials are arranged in a decreasing order. Various electrode potentials are arranged in a decreasing order. Now, what is the meaning of decreasing order? It means जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ऊपर होगी और जिसकी वैल्यू कम है वो नीचे होगी। और एक पॉइंट और याद रखो, बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें अगर मेरा केवल हाइड्रोजन होगा
of standard hydrogen electrode is equal to 0. So by convention, the electrode potential of standard hydrogen electrode is taken as 0. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी क्या होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स. टेंडेंसी टू reduction means tendency to gain electrons. So in this we are using the various reduction potential. अच्छा अब ये देखो, अच्छा आपको all of you remember the electrochemical series या reactivity series, ठीक है. अच्छा अगर मैं कह रही हूँ कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? इसका क्या मतलब है? आपको रिएक्टिविटी सीरीज मालूम है कि सोडियम है, इट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, which is more reactive than iron, which is more reactive than hydrogen, which is more reactive than copper. What does it mean? आयरन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. इट मींस सोडियम ज्यादा मेटालिक है. इट मींस सोडियम कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली. अच्छा जिनकी रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं उनके क्या होती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन. सोडियम की ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन. टेंडेंसी हम कह रहे हैं कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव, इट मींस इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली. कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो विल कॉपर लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली? नो, नॉट इजीली. इलेक्ट्रॉन्स. और हम किससे कंपेयर करते हैं, एज कंपेयर टू सोडियम, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन सॉरी, हाइड्रोजन लेते हैं ना, so it means these metals can lose electrons easily than hydrogen. सेंटर में हमेशा हम हाइड्रोजन लेके चलते हैं. it means these are the metals which can lose electrons more easily than hydrogen. अगर मैं कॉपर ले रही हूँ, सिल्वर ले रही हूँ, तो it means these cannot lose electrons as compared to hydrogen. तो अगर मैंने इनको हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे, तो इनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी. लेकिन अगर मैंने हाइड्रोजन के साथ कॉपर ले लिया, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन. अगर मैंने हाइड्रोजन ले लिया और कॉपर ले लिया, कौन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, हाइड्रोजन. और कॉपर तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. तो हाइड्रोजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बनाएगा, H+. और कॉपर यानी कॉपर आयंस, कॉपर मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कॉपर आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बनाएंगे, कॉपर. यस और नो? ठीक है, ये जो ऑनलाइन अटेंड, समझ आ रहा है? दमन, साहिल, संकेत. यस यस मैम. यस मैम. यस मैम. अच्छा अब मुझे ये चीज बताओ, मैं अभी इन्हीं के ऊपर से क्वेश्चंस ले रही हूँ कि आपको मालूम है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, आप बताओ विच ऑफ द रिएक्शंस इज पॉसिबल, विच ऑफ द रिएक्शंस इज पॉसिबल. जो ज्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. हाँ जी, अब बोलो इनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, फर्स्ट वन या सेकंड वन? ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, जिंक या आयरन? जिंक. जिंक इज मोर रिएक्टिव. तो व्हाट डज इट मीन, दमन, दिवांश, व्हाट डज इट मीन? जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो Zn2+ बन गया, और Fe2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. तो ये रिएक्शन तो मेरा फिजिबल है. What about the second one? ज्यादा रिएक्टिव कौन सा, आयरन या जिंक? तो जिंक इज मोर रिएक्टिव. तो जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उसको तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होते हैं, सॉरी जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं दैट हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन इस केस में तो कौन लूज कर रहा है, आयरन. इस केस में आयरन इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Fe2+ बना रहा है और Zn2+ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है. तो इज दिस रिएक्शन फिजिबल? नो.
हमेशा ध्यान रखो वो रिएक्शन ही होता है जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब ये रिएक्शन बताना, Na plus HCl gives NaCl plus H2। देखो कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है, मैं बैलेंस कर देती चलो। हाँ जी, सोडियम लूज करेगा। अब आप ये देखो सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, तो सोडियम कैन लूज इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या सोडियम लूज कर रहा है? NaCl का क्या मतलब है? Na प्लस एंड Cl माइनस, तो क्या सोडियम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन? यस और नो? Yes. यस, Yes. रिएक्शन इज फिजिबल। अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन बताओ, कॉपर प्लस Ag प्लस gives Cu2 प्लस प्लस Ag, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर या सिल्वर? Copper. तो जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लूज करते हैं। कौन करेगा लूज? कॉपर लूज करेगा, ठीक है ना? ओके, अब मेरे को कौन बताएगा, संयम, इज दिस रिएक्शन feasible? संयम, वंशिका, is this reaction feasible? Arav Sharma, होगा? हाँ जी, ये ऑनलाइन वाले कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तुम्हारा। यस मैम। Yes. This reaction. कॉपर से Cu2 प्लस बना, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू गेट पॉजिटिव आयंस, so copper is more reactive, so it is losing electrons to form copper ions। यस। एक और लास्ट रिएक्शन। अच्छा चलो इतना ठीक है, आगे समझ। अब हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ जी, बैलेंस कर देंगे, ठीक है? अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अब जो आपके मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो अगर मेरे कॉपर है, जैसे इसको मैं रिडक्शन के टर्म्स में लिखती हूँ, कॉपर है Cu2 प्लस इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर, तो जिनकी हाइड्रोजन के कंपेयर में which are less reactive than hydrogen, which are less reactive than hydrogen, ठीक है, उनकी जो E0 वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यू होती है पॉजिटिव, which are more reactive than hydrogen, they have more E0 value। अच्छा कौन, अगर मैं सिल्वर लूंगी तो सिल्वर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर, इसकी वैल्यू होती है 0.80 वोल्ट्स। ये मैं इनकी E0 वैल्यू बता रही हूँ, E0 मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, दे हैव बीन कैलकुलेटेड बाय साइंटिस्ट। एक टेबल अवेलेबल होती है जो हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है? तो जो भी आपके लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। ये वैल्यू मैं आपको केवल रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, याद नहीं करनी होती, ठीक है? अब अगर मैं हाइड्रोजन की वैल्यू लूंगी, हाइड्रोजन की वैल्यू मैं लेती हूँ 0। अब अगर मैंने जिंक की वैल्यू, इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट। अच्छा अगर मैंने कोई और एक जनरल मेटल ले लिया, उसकी वैल्यू -1.3 वोल्ट। अब मेरे को बताओ इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कोई भी एक जनरल मेटल ले लिया है मैंने उसका नाम नहीं, सबसे नीचे वाला मेटल, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कम है, नेगेटिव में जा रहा है ना, नेगेटिव में 0.76 और -1.3 में से कौन सी कम होती है? -1.3। तो अगर मैंने आपको ऐसे टेबल बना दूं, तो इट मीन जो आपका M है, इसमें M इज लीस्ट रिएक्टिव, यस, M हैज लीस्ट E0 वैल्यू, यस, और E0 वैल्यू कम होती है वो क्या होता है? रिएक्टिव, होता है, कम होता है, मोर रिएक्टिव। जिसकी वैल्यू जितनी कम होती है दैट मेटल इज मोर रिएक्टिव। यही तो बताया
कि आपकी ये ई नॉट वैल्यूज हैं, कॉपर और सिल्वर जो बहुत कम रिएक्टिव है उनकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, लेकिन जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं सबसे कम वैल्यू किसकी होगी इन सब में से? अगर मैं सोडियम की ले लूंगी तो सोडियम की वैल्यू तो और कम होगी ना, बता सकते हो बुक में से वैल्यू? माइनस में देखना एकदम 2 पॉइंट समथिंग होते हैं, -2.71 वोल्ट। तो आप देख रहे हो कि सोडियम की ई नॉट वैल्यू सबसे कम है, तो अगर किसी की ई नॉट वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? तो सिंपली रिमेंबर, more is the E naught value, more E naught value means less reactive, ठीक है? Less E naught value means more reactive. तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, लेस ई नॉट वैल्यू मीन्स मोर रिएक्टिव, मोर ई नॉट वैल्यू मीन्स लेस रिएक्टिव। और जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होती है उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मोर रिएक्टिव मीन्स मोर टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन। Yes. क्या होगी ऑक्सीडेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोर ई नॉट वैल्यू मीन्स लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मीन्स जो कम रिएक्टिव है, तो मीन्स लेस टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। Yes. लेस टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, तो उसकी क्या होगी? रिडक्शन। जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी उसकी क्या होगी? रिडक्शन। Reduction. ठीक है, तो इस टॉपिक का बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, पीछे के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। मैं क्वेश्चंस आपको मार्क करा दूंगी कौन कौन से करने हैं, या घर पे बता दूंगी, ठीक है? स्टार्टिंग के क्वेश्चन स्टार्ट डूइंग फॉर द होमवर्क। जो ई नॉट वैल्यू के ऊपर क्वेश्चंस है वो आपको अभी नहीं करने, वी आर लीविंग दैट फॉर क्लास 12। वो टॉपिक आपका डिलीटेड है। आपको सिंपल वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़नी थी। ई नॉट वैल्यू बस मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं कोई कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ई नॉट निकालना है, दैट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बस इसलिए आपको नहीं है, सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है? ई नॉट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। अच्छा, इसके साथ टर्म 1 का आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 चैप्टर्स, वन ऑफ देम इज हाइड्रोजन एंड अदर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So 2 chapters are left for the term 1. Syllabus काफी होता है 11th में. Now we are going to है ना, अपने बुक्स भी ऊपर छोड़ाइए। चलो ऐसे करा। Okay, now we are going to start with the next chapter, that is hydrogen, which is in your syllabus. मैम हाइड्रोजन के बाद कौन सा चैप्टर करना है टर्म 1 में? ऑर्गेनिक। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है? मैम नवंबर से पहले कंप्लीट करना है। नवंबर में क्यों? तुम्हारा अक्टूबर मिड में हो जाएगा फर्स्ट टर्म। मैम मिड टर्म वाले क्या चीज? मिड टर्म एग्जाम्स कब से होंगे? मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर मिड में स्टार्ट हो जाएंगे। Dates have not been finalized, but this is my judgment. मैम ऑनलाइन हो सकते हैं? नहीं जी, ऑफलाइन होंगे। ओके, नाउ जो भी स्कूल बोलेगा बेटा, दैट द डिसीजन ऑफ द स्कूल एंड द गवर्नमेंट, लेकिन चांसेस हैं ऑफलाइन के। और वैसे भी सीबीएसई ने बोला जो एग्जाम ऑफलाइन होंगे उनकी वेटेज ज्यादा होगी। कोई तो होगा ना ऑफलाइन, वेटेज उसी की ज्यादा होगी। ओके, so now what we are going to do is the next chapter, hydrogen. Now hydrogen is the first element in the periodic table. अब हाइड्रोजन जो है इट इज यूनिक इन द सेंस, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 1, एटॉमिक मास 1, ठीक है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन।
So hydrogen has one electron and one proton. How many neutrons? Book है NCERT book है. Ma'am, one. Neutrons zero. क्योंकि atomic mass का क्या मतलब होता है? Number of protons plus neutrons. Atomic mass means number of protons plus neutrons. अगर atomic number 1 का मतलब इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, तो अगर प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन तो जीरो ही हुआ ना. So this is in general hydrogen element that is the most abundant isotope of hydrogen. ये चैप्टर आपका छोटा है, 2 या 3 पीरियड्स में हो जाना चाहिए most probably, with a number of topics that have been deleted. Okay, next are the isotopes of hydrogen. अच्छा, हाइड्रोजन को कहाँ पर प्लेस किया गया है? इन द ग्रुप, which group hydrogen has been placed? Group 1. ठीक है, ग्रुप 1 में आप Ma'am, isn't this separated from group 1? Like gap होता है ना? yes, उसका पीरियड तो 1 है, बिकॉज k की वैल्यू, बिकॉज n की वैल्यू है 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो k की वैल्यू है 1. ठीक है, बट इन व्हाट ग्रुप है इट बीन प्लेस्ड? It has been placed separately. It has been placed separately on the top of the periodic table. All of you know? Yes, ma'am. अच्छा, इसको हम ओके बाद में करते हैं. ऑन द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम. ओके, बहुत जनरल चैप्टर है आपका, काफी चीजें तो डिलीट हो गई एक्चुअली में. अच्छा, हाइड्रोजन कैसे मिलते हैं? व्हाट इज द ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन? मैम वाटर Ma'am, में H2. It is in the form of compounds like water. It is also present Yes, in the ma'am. sun. Yes or no? Yes. तो sun की जो vast Yes, energy है, ma'am. that is basically due to the presence of hydrogen. Is it okay? वाटर में भी प्रेजेंट होता है एज अ पार्ट. हाँ, it is present in the form of compounds. जो भी organic compounds होते हैं, hydrocarbons, it is present, and it is also Ma'am, present in H2 में भी तो exist करता है वो. किसमें? Ma'am, H2 के फॉर्म में भी exist करता है हाइड्रोजन. फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, yes, बट बहुत कम. जनरली वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. प्लैनेट्स में वो H2 की फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं. जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, the planets like Jupiter and Saturn, they are basically consisting of hydrogen. Now there are 3 isotopes of hydrogen. What are the isotopes? What is the meaning of isotopes? Same atomic number but different atomic mass. Atomic number, different atomic mass. Okay, next, Akansha, can you tell me what are the 3 isotopes of hydrogen? Protium, deuterium, and tritium. Protium, deuterium, and tritium. Ayush, are you present? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका बोलो, प्रोटियम को कैसे लिखते हैं? What does it mean? What is the meaning of this symbol? ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर? This is, नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास. ठीक है. अच्छा, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? Z is equal to 1. एटॉमिक मास भी क्या है? 1. Yes or no? How many electrons, protons and neutrons in protium? जल्दी बोलो. Ayush, are you there? हम 1 इलेक्ट्रॉन. हाँ, मेरे को आयुष से आंसर चाहिए. आयुष, what about deuterium? What about deuterium? What is atomic number and atomic mass? Atomic number 1. हाँ बोलो. और atomic mass? 2. ठीक है. So atomic number is 1, atomic mass is 2. So how many electrons? 1. Protons 1. How many neutrons? Ayush? 1. 1. अच्छा,
को हम सिंबल H भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि आइसोटोप है, या मैं इसको डी भी मेंशन कर सकती हूँ. ड्यूटेरियम इज आल्सो कॉल्ड एज डी. एनसीईआरटी में जो है वो मेंशन कर लो. ये सिंबल भी करेक्ट है और वी कैन राइट इट एज डी. या तो मैं ऐसे लिखूंगी या मैं इसको डी लिख दूं. तो डी का इटसेल्फ मतलब है कि एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2. ठीक है. ट्राइटियम, आइदर आई कैन राइट इट लाइक दिस, एंड ट्राइटियम इज द रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन. ट्राइटियम इज द रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन. ठीक है. या मैं इसको लिख सकती हूँ टी. टी का इटसेल्फ मतलब है कि एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3. तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1, प्रोटॉन्स भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन्स हो गए 2. अच्छा, आपने जो ड्यूटेरियम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बहुत कम क्वांटिटीज में होता है, बट कहाँ पर होता है? सी वाटर में. सी वाटर कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ D2O. तो D2O जो होता है आपका, दैट इज कॉल्ड एज हेवी वाटर. कहाँ यूज होता है D2O? कुछ सुना है आपने? कूलेंट्स. Coolants in nuclear plants, used as coolant in nuclear plants. यस. ठीक है. तो ड्यूटेरियम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है. इट इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर प्लांट्स टू कूल डाउन द एनर्जी. एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी वो कूल डाउन हो जाता है. ठीक है. तो ट्राइटियम इज रेडियोएक्टिव. इट इज रेडियोएक्टिव एंड इमिट्स बीटा पार्टिकल्स. या तो अल्फा बीटा गामा करते हैं, बट ट्रिटियम एग्जिस्ट बीटा पार्टिकल्स. और सन के अंदर, in the sun, all the 3 isotopes are present or formed. Clear? क्या चीज? हीलियम भी सन में होता है. अच्छा, आइसोटोप्स की क्या चीज सेम होती है? Atomic number. Mass, atomic number. Atomic number, but their physical and chemical properties are same or different? Different. Ma'am, same. The chemical properties are different. Same, but the physical properties are different. ठीक है. तो ये पॉइंट मालूम होना चाहिए. 1 मार्क का क्वेश्चन. आइसोटोप्स have same, almost same chemical properties, but different physical properties. Isotopes have same chemical properties but different physical properties. So these are called as isotopes. Now what we are doing is the preparation of hydrogen. अच्छा, हाइड्रोजन को हम डाइहाइड्रोजन भी बोलते हैं. क्यों? Why hydrogen is called as dihydrogen? Because it exists as H2 in the nature. It exists as H2. So element जो होते हैं, it is a stable form of hydrogen is H2. So it is a stable, so it is called as dihydrogen. In nature, hydrogen exists as H2 gas. ठीक है. तो इसलिए हम इसको डाइहाइड्रोजन भी बोलते हैं. Okay, next is the preparation. Now, in the case of preparation of dihydrogen, first we are doing laboratory preparation. Laboratory preparation you already know from the previous classes. Laboratory preparation may have by the action of dilute acids on metals. By action of dilute acids on metals. So we can take any of the metal, लेकिन जो generally labs में available होते हैं, zinc easily available होता है. एल्यूमिनियम तो रिएक्ट नहीं करता, आपको मालूम है, easily. So generally what we are taking is zinc and it reacts with HCl. So what will be the product formed? Whenever a reactive metal reacts with HCl or dilute acid, they liberate hydrogen gas. अच्छा, ये बताओ, जिंक प्लस नहीं, जिंक मतलब आयरन प्लस HCl क्या बनेगा?
या Mg मैग्नीशियम प्लस HCl बता दो क्या बनेगा। आयरन में बनता है FeCl2। GCl2 मैम FeCl2 plus H2। ओके, अगर मैंने ले लिया आयरन प्लस H2SO4 डाइल्यूट, FeSO4 plus H2. FeSO4 ठीक है। तो फर्स्ट मेथड इज बाय द action of dilute acids on matter, but this is a laboratory preparation। क्या चीज? जनरली अगर आयरन डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ वो +3 में जा सकता है। ओके, नाउ द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन is by action of alkali। Alkali means bases। By action of alkalis on metal। तो अगर मैं मेटल के ऊपर एसिड डालूंगी तो भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगर मैं alkali डालूंगी, alkali means base, even then what we are getting is hydrogen gas। तो अगर रिएक्शन में ले रही हूँ जनरली जिंक का लेते हैं, जिंक प्लस NaOH, क्योंकि लैब में जिंक इजीली अवेलेबल होता है। What we are getting is sodium zincate, NaZnO2 plus hydrogen gas। इसमें Na2 होगा, सॉरी। मैम जिन मेटल्स का एम्फोटेरिक नेचर होगा वही तो हम बेसिस से रिएक्ट करेंगे, हम दूसरे थोड़ी करेंगे। हाँ, सारे नहीं करते जो जनरली एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, तो Na2ZnO2 इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। नीचे स्पेस नहीं, यहाँ लिख रही हूँ नाम सोडियम जिंकेट। एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ। अगर एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है विद NaOH एंड HCl तो वी आर गेटिंग द हाइड्रोजन गैस AlCl3 प्लस यस मैम। NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन। क्या चीज? सबके साथ रिएक्ट नहीं करता। एल्कली जो होते हैं वो सबके साथ रिएक्ट नहीं करते। बेसिकली जिंक दे सकते हैं या मैं एल्यूमिनियम दे सकती हूँ। अगर एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं ना Na प्लस, ये मैं इक्वेशन बाद में वैसे पूरी करा दूंगी। मैम सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस कर लेना। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। जब हमें लैबोरेटरी का मतलब होता है स्मॉल स्केल पे। नेक्स्ट इज द कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। टाइम जब हो जाएगा बेटा बता देना मुझे। Next is the commercial or industrial preparation of hydrogen gas. Now, when we are doing the industries, first method is by electrolysis of water. What is the meaning of electrolytic cell? आपको दो सेल बताए थे ना, इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं। यस मैम, डिस्चार्ज कर टेक्स प्लेस। तो अगर मैं वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ, अच्छा वाटर के थ्रू, और वाटर में क्या होना चाहिए? एसिडिफाइड वाटर। वाटर के अंदर थोड़ा सा अमाउंट हम क्या इसका डाल देते हैं? डाइल्यूट HCl का या कुछ भी, क्योंकि वाटर तो मेरा नॉन पोलर है ना। अगर मैं एसिड की प्रेजेंस में लूंगी तो हमारा इट इजीली डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड OH माइनस। मैम। बेस के उसमें भी होगा प्रेजेंस में, होता है। हाँ, बेस की में भी होगा, लेकिन जनरली हम एसिड इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है। यस मैम। सेकेंड मेथड, by electrolysis of अगर वाटर जो होता है ना, वाटर इजीली डिसोसिएट नहीं होता। आपको मालूम है अगर प्योर वाटर लेते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इजीली डिसोसिएटेड नहीं होता। तो अगर मेरे को वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी होनी चाहिए, तो जनरली हम थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। सेकेंड इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हम एक और वर्ड भी बोलते हैं, it is called as brine solution or saline solution. It is called as brine solution. Yes, ma'am. ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल रिएक्शन करा रही हूँ, इसमें जो वाटर होता है ना, मेन प्रोडक्ट नहीं होता, वाटर इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट। ये आपकी ना पूरा रिएक्शन की डिटेल है, बट दैट इज इन योर क्लास 12। वाटर इज इन एज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट मीन साइड प्रोडक्ट। तो अगर मैंने NaCl aqueous लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ aqueous? dissolved in मैंने water. NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो एक्चुअली में आपका इसमें क्या होता है, जब भी NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बाय आपके जो मेन प्रोडक्ट होते हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड। क्लोरल प्रोसेस होते हैं, क्या चीज? में क्लोरल प्रोसेस बोलते हैं। यस, क्लोरल प्रोसेस, इसका एक नाम है क्लोरल प्रोसेस। कभी तुमने पहले पढ़ा हुआ है? 10th में पढ़ा था? हम 10th में था। Yes, ma'am. 10th में था। ठीक है, मैं करा देती हूँ, ठीक है। तो मैम इसके क्लोरीन और हाइड्रोजन तो हम इमर्ज होंगे तो हम इनको कैप्चर कैसे करेंगे, लाइक अलग अलग, क्योंकि दोनों गैसेस हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक बार रिएक्शन करा देती हूँ फिर समझाती हूँ। इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग इज दैट एट एनोड, NaCl का मतलब है Na+Cl-। अब ये आपका कौन सा सेल है, ये आपका कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल हो, एनोड पर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से Na+ और Cl- में से कौन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? क्लोराइड आयंस। ऑक्सीडेशन मींस Yes. लॉस ऑफ, so NaCl means Na plus and Cl minus. So these chloride ions will move towards the anode. और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रोकेमिकल में उल्टा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिव and here Cl minus will lose electrons to form chlorine gas, ठीक है। Now at cathode, अब इन्होंने रिएक्शन वाटर से दिखाया है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर गेन्ड बाय वाटर, वाटर विल गेन दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, वाटर क्यों गेन कर रहा है, सोडियम आयंस क्यों नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन्स गेन? Na+ क्यों नहीं कर रहे, वाटर क्यों कर रहे हैं? हाइड्रोजन और सोडियम में से कौन इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है? सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम की टेंडेंसी लूज करना है, गेन करना नहीं है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया था ना, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। अब यहाँ पर तो Na+ है, Yes, ma'am. Na+ तो गेन कर सकते हैं, लेकिन क्लोराइड आयंस जो है वो लूज कर देंगे। और गेन कौन करेगा? सोडियम की टेंडेंसी तो लूज करना है, गेन करना नहीं है। तो गेन आपका वाटर करेंगे, सोडियम आयन कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वाटर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और जब वाटर इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो व्हाट वी आर गेटिंग इज हाइड्रोजन गैस प्लस OH माइनस, H2 प्लस OH। तो एनोड पर आपका क्लोराइड आयंस गया, उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। सोडियम आयंस तो रिएक्ट ही नहीं किए, सोडियम आयंस तो एज इट इज रहे, यहाँ पर भी Na+ है, यहाँ पर भी NaOH में भी Na+। तो इलेक्ट्रॉन्स किसने गेन किए? वाटर ने, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज H2 एंड OH माइनस। तो आप ओवरऑल प्रोडक्ट्स देखो, कौन कौन से बने ओवरऑल प्रोडक्ट्स? मैम OH हाँ नहीं जी, मैम, H2 बना, एक तो Cl तो श्योर एंड NaOH मिल गया मैम। ये इक्वेशन है। एक तो मेरा बन गया हाइड्रोजन गैस, कहाँ पर बनी? कैथोड पर। एनोड पे क्या बना? क्लोरीन। OH माइनस बच गए यहाँ पर, और यहाँ पर Na+ बच गए। तो Na+ एंड OH माइनस दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म NaOH। इज इट ओके?
एनोड पे Yes, बना ma'am. क्लोरीन, कैथोड पे यस बना मैम। और Na प्लस जो यहाँ बच गए थे और OH माइनस दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म NaOH. So this is an important method for the preparation of NaOH also, as well as for hydrogen. Next method, third method, by action of steam on hydrocarbons. By action of steam on hydrocarbons. अच्छा, एक तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है, लेकिन मैं आपको अलग अलग एग्जांपल लेके करा रही हूँ. अगर आपने मीथेन लिया, मीथेन के अंदर स्टीम का क्या मतलब है? वाटर एट अ हाई टेम्परेचर. स्टीम मींस वाटर. टेम्परेचर जो बुक में लिया हुआ है, either you can take that one, 270 केल्विन. अच्छा, जब भी हम बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. What we are getting is a mixture of these two gases. बैलेंस कर लो. अगर मैं इसकी जगह कोई और हाइड्रोकार्बन लूंगी, suppose I am taking is C2H6 plus water. हमने इसको हीट कर दिया in the presence of nickel as a catalyst. क्या बनेगा? कोई भी हाइड्रोकार्बन और प्रोडक्ट क्या बनेंगे हमेशा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. Simply we have to balance is 2 carbon मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन होगा 4H2. ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ मैम पर मैंने ब्लर 2 दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है. मैम नहीं ठीक है. नहीं मैम, ठीक दिख रहा है. यस मैम ठीक है. 10 water means 5H2. So you can balance the equation. ठीक है. So and what is this mixture called as? 1270. हाई टेम्परेचर इसमें 1270 का लिखा हुआ है एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी में भी यही है. ओके. अब अगर आप इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस मिक्सचर कॉल्ड एज? syngas. A mixture of carbon monoxide and hydrogen is called as syngas. यस. ठीक है. इसका बेटा मोस्टली ना सारा रटने वाला ही होता है. अच्छा, अगर मेरे को ये बन गया, we can increase production of carbon monoxide, sorry, production of hydrogen by reacting CO formed with hydrogen with water. जो मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड बना, अगर मैं उसको और ज्यादा वाटर के साथ रिएक्ट करूंगी, तो क्या होगा? ये इसकी ऑक्सीजन ले लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, and what we are getting is CO2 plus H2. So we can increase the production of hydrogen, and this is called as water gas shift reaction. This particular reaction, one marker question में 3-4 reaction दे सकते हैं. They can ask you which of them is the water gas shift reaction. So this particular reaction is called as water gas shift reaction. और एक और होता है, अगर सपोज आपने कोल ले लिया, अगर आपने कोल ले लिया और कोल को आपने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, तो बता दिया वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. अब एक रिएक्शन होता है कोल गैसिफिकेशन. कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन. कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी इसमें और हाइड्रोजन प्लस गैस. कोल प्लस वाटर ले लिया, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. So basically coal is basically carbon with impurities. It depends upon the type of coal. Coal means carbon. ठीक है. What are the physical properties of hydrogen? Is there any color? No, colorless.
स्मेल भी नहीं होती। हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस। डज इट कैच फायर? Yes, ma'am. Yes. Combustible गैस है। हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल। जितने भी फ्यूल्स है ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन की। तभी तो हम हाइड्रोजन को ट्राई कर रहे हैं, बट इतने ज्यादा है कि जनरली उसमें फायर कैच कर लेता है। तो हाइड्रोजन को और फ्यूल्स के साथ मिक्स करके नाउअडेज इट इज यूज्ड। So just write down the physical property yourself. It is a colorless, odorless gas, insoluble in water. It is highly combustible and has high calorific value. It is highly combustible and has high calorific value. ठीक है बेटा? मैम तो फिर मैम जुपिटर पे मैम आग लगाएंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो हाँ जी बेटा, वो डिपेंड करता है ना, कोई उसके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस लाएंगे तभी तो वो फायर कैच करेगा। तो जनरली आपके जो न्यूक्लियर रिएक्ट उसमें होते हैं, सन के अंदर रिएक्शन वो इसी वजह से होता है, लेकिन जनरली न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। फायर ऐसे ही कोई चीज कोई ना गैस कर लेगी, उसको हमें आग भी तो दिखानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो सन के अंदर से जो इतनी एनर्जी निकलती है, इनके फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, बेसिकली फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। या फिजिक्स में पढ़ोगे स्पेस में हाइड्रोजन abundant है क्या? क्या चीज? मैम स्पेस में हाइड्रोजन अनलिमिटेड है क्या? सन में बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ सन के अराउंड ही है फिर। सन में बहुत ज्यादा है और कुछ प्लैनेट्स में भी। स्पेस का मतलब और भी तो होता है, मून वगैरह भी तो है ना स्पेस का मतलब। हाँ मैम, मतलब पूरे सोलर सिस्टम में। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ कुछ प्लैनेट्स में होती है और सन में होती है। ओके, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इजी है। चैप्टर मैंने कहा बहुत इजी, अपना बताओ चलो। मैं वैसे लिक्विड हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ना है अभी। बता दूंगी। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद हैलोजन्स। चलो बोलो अपने आप। क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, बोलो। लिखो बाकी जो यहाँ पर 2HCl and 2HI। 2HI। ठीक है। रिएक्शन विद मेटल्स। अब हाइड्रोजन सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। Yes. कौन से मेटल्स के साथ करते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स Yes, लाइक ma'am. सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये रिएक्शन बोलो, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या बनेगा? अमोनिया। NH3। NH3। ये नॉन मेटल्स हो गए सारे। Yes. हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन H2। 2H2। H2 क्या यूज होता है? H2। ठीक है। और रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया। क्या हम जब क्या हाइड्रेट डेल्टा आयन लगाते कैसे हैं, बनता है लाइक? हम जब डेल्टा लगाते हैं तो मतलब कंज्यूम हो रही है एनर्जी। हाँ, डेल्टा मीन्स हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सारे रिएक्शंस अपने आप नहीं होते, उनके लिए कुछ कैटलिस्ट चाहिए होता है, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, जो आप आगे पढ़ोगे। डेल्टा इज द मीनिंग ऑफ सिंबल कि हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। चलो अब यहाँ से बाद में कंटिन्यू करेंगे, ये थोड़ा फिर आगे डिटेल आ जाएगा, हाइड्राइड्स बनेंगे, उनके टाइप्स आ जाएंगे। ओके Yes. Okay, ma'am. चलो अटेंडेंस मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, वेट फॉर द अटेंडेंस। ओके यू कैन लीव। मैम ऑफलाइन क्लास में कितने बच्चे आए हैं?